जब हम किसी भी चुनाव को देखते हैं तो हम सिर्फ हार जीत के आंकड़े नहीं देखते। हम उस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं जिससे एक जनादेश बनता है। आज हम मणिपुर के लमलाई विधानसभा क्षेत्र की कहानी को गहराई से समझेंगे। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव की नहीं है, ये लोकतंत्र की उस सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर इकाई की है, जिसे हम कहते हैं एक वोट। हम ये देखेंगे कि कैसे डेटा और जमीन की हकीकत मिलकर एक ऐसी रणनीति बना सकते हैं जो सिर्फ चुनाव जिताने के लिए नहीं, बल्कि सही मायनों में शासन करने के लिए विश्वास बनाने पर टिकी हो। 121 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो लकीर है जो जीत और हार के बीच खींची थी। ये वो छोटा सा फासला है जिसने लमलाई का भविष्य तय कर दिया। आप सोचिए, जब जीत का अंतर इतना कम हो तो नतीजा एक साफ संदेश देता है। संदेश ये है कि जनादेह बटा हुआ है और बहुत नाजुक है। इसका मतलब ये भी है कि जीतने वाले को अभी समाज के एक बहुत बड़े हिस्से का भरोसा जीतना बाकी है। इस एक नंबर के पीछे छिपी पूरी कहानी को समझने के लिए हमें लमलाई की जमीन और वहां के लोगों के दिल में उतरना होगा। तो ये है लमलाई, मणिपुर की इम्फाल घाटी में बसा हुआ एक इलाका, जहाँ की जिंदगी का ताना बाना खेतीबाड़ी से बुना है। यहाँ की हवा में आपको धान की खुशबू मिलेगी और यहाँ की राजनीति की जड़ें, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पानी की ज़रूरतों से जुड़ी हैं। देखिए, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि यहाँ का किसान क्या सोचता है, यहाँ का नौजवान क्या चाहता है और यहाँ के परिवार हर रोज़ किन मुश्किलों का सामना करते हैं, तब तक हम यहाँ की राजनीति को सिर्फ ऊपर ऊपर से ही जान पाएंगे। हर राजनीतिक फैसला यहीं की ज़मीन से ही तो उगता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे 121 वोटों के उस अंतर से और पूछेंगे आखिर ये हुआ कैसे। फिर हम लमलाई की नब्ज पकड़ने की कोशिश करेंगे, वहां के लोग असल में चाहते क्या हैं। हम पिछले 7 चुनावों का सफर देखकर ये समझेंगे कि ये कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे। इसके बाद हम इस जनादेश की परतें खोलकर देखेंगे कि इसके पीछे के असली कारण क्या थे। और आखिर में हम देखेंगे कि वापसी की कोई रणनीति हो सकती है क्या, और चुनाव से आगे बढ़कर शासन का असली मकसद क्या होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है 121 वोटों का वो मार्जिन। ये आंकड़ा हमें सीधे सीधे बताता है कि लमलाई में कोई राजनीतिक लहर नहीं थी। नहीं, ये एक एक वोट के लिए जमीन पर लड़ी गई लड़ाई थी। जब मुकाबला इतना नजदीकी हो तो हर आवाज, हर परिवार, हर एक मोहल्ला, सब कुछ फैसले का हिस्सा बन जाता है। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो राजनीतिक तौर पर काफी बटा हुआ था, जहां वोटर्स के सामने शायद विकल्प बहुत साफ नहीं थे। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये उस बटे हुए जनादेश की कहानी को और साफ कर देता है। बीजेपी को मिले 35.25% वोट और वो जीत गए। लेकिन जरा दूसरे नंबर को देखिए। जेडीयू को मिले 34.83% वोट, मतलब हार जीत में 1% से भी कम का फर्क था। और कांग्रेस को मिले करीब 24.59%। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पार्टी 40% का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। इसका सीधा मतलब क्या है? मतलब यह है कि करीब 65% लोगों ने जीतने वाले उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था। ये एक खंडित जनादेश है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, किसी भी चुनाव का सच सिर्फ नंबरों में नहीं मिलता, वो तो उस जगह के लोगों की धड़कनों में मिलता है। राजनीति लोगों के लिए होती है और इसलिए लोगों को समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए अब हम नंबरों से हटकर लमलाई की नब्ज को समझते हैं। वहां के लोगों के लिए क्या मायने रखता है, उनकी उम्मीदें क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, जो उनके वोट डालने के फैसले पर असर डालती हैं। लमलाई की पहचान उसकी खेती किसानी पर आधारित अर्थव्यवस्था से है। यहाँ के ज्यादातर परिवार अपनी रोजी रोटी के लिए चावल और सब्जियों की खेती पर ही टिके हैं। यहाँ मुख्य रूप से मेती समुदाय के लोग रहते हैं। इस इलाके की राजनीति पर घाटी और पहाड़ी इलाकों के बीच का तनाव और इनर लाइन परमिट यानी ILP जैसे मुद्दों का गहरा असर रहता है, जो एक तरह का परमिट है और राज्य में बाहरी लोगों के आने जाने को कंट्रोल करता है। लेकिन इन सब में सबसे दिलचस्प बात है यहाँ के लोगों की राजनीतिक जागरूकता, और इसका सबसे बड़ा सबूत है यहाँ का लगातार ऊंचा वोटर टर्नआउट। 95.3%। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। 2022 के चुनाव में लमलाई के इतने प्रतिशत लोगों ने वोट डालने के लिए अपना घर छोड़ा, अपना काम छोड़ा और पोलिंग बूथ तक पहुंचे। ये असाधारण है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकार को सिर्फ एक हक नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं। जब इतने सारे लोग वोट करते हैं तो वो एक बहुत ताकतवर संदेश दे रहे होते हैं। पर वो कह क्या रहे हैं? उनकी आवाज में क्या मांग है?
तो फिर असली सवाल यही उठता है कि आखिर लमलाय के लोगों की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं? नेता और पार्टियां तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जमीन पर लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है? कौन से मुद्दे हैं जो उनके वोट देने के फैसले पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं? और जमीनी हकीकत ये है कि लोगों की मांगें बहुत बुनियादी हैं। पीने के साफ पानी की जबरदस्त कमी, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार के मौकों का न होना, किसानों के लिए सिंचाई के साधनों की कमी और अपनी फसल का सही दाम न मिलना, टूटी फूटी सड़कें और बरसात में जाम हो जाने वाली नालियां, और हर बच्चे के लिए अच्छी और मुफ्त शिक्षा की मांग। ये वो मुद्दे हैं जो हर घर को हर रोज सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। यहीं पर हमें अपने संवैधानिक मूल्यों को याद करना चाहिए, जो हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देते हैं। एक सूचित और जिम्मेदार सार्वजनिक बातचीत ही इन समस्याओं का हल निकाल सकती है। देखिए, 2022 का ये नतीजा कोई एक रात में हुई घटना नहीं थी। नहीं, ये तो दशकों से चल रहे एक राजनीतिक बदलाव की एक कड़ी थी। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा और पिछले 7 चुनावों की कहानी को आंकड़ों की जुबानी सुनना होगा। ये कहानी है राजनीतिक वफादारियों के बदलने की और नए समीकरणों के बनने की। जरा इस ग्राफ को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहा है। 2012 में बीजेपी का वोट शेयर 1% से भी कम था, सिर्फ 0.86%। वो यहाँ की राजनीति के नक्शे पर कहीं थी ही नहीं। अब 5 साल आगे आइए, 2017 में ये आंकड़ा उछलकर सीधा लगभग 45% पर पहुंच गया। ये एक राजनीतिक भूकंप जैसा था। और 2022 में भले ही वोट शेयर थोड़ा कम होकर 35.25% हुआ, लेकिन वो सीट जीतने में कामयाब रहे। ये दिखाता है कि जमीन पर कितनी तेजी से राजनीतिक हवा का रुख बदला है। और ये टेबल उस कहानी को और ज्यादा गहराई से बताती है। इस कॉलम को देखिए, 1995 से लेकर 2017 तक कांग्रेस और उसके साथी दल यहाँ की मुख्य राजनीतिक ताकत थे। 2017 में तो उन्हें 48% से ज्यादा वोट मिले थे। अब 2022 के आंकड़े पर आइए, उनका वोट शेयर धड़ाम से गिरकर सिर्फ 24.59% रह गया। सवाल है, उनका लगभग आधा वोट बैंक गया कहाँ? साफ है, उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी और जेडीयू की तरफ खिसक गया। ये कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक के बिखरने का एक साफ संकेत है। तो हमने ये देख लिया कि क्या हुआ। अब असली सवाल आता है कि क्यों हुआ। चलिए इस जनादेश की चीरफाड़ करते हैं और इसके पीछे जो ताकतें काम कर रही थीं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। इसमें उम्मीदवारों की अपनी क्या भूमिका थी, पार्टियों की रणनीतियों का क्या असर हुआ और वोटर्स के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। यहाँ मुकाबला 2 बिल्कुल अलग तरह के वादों के बीच था। एक तरफ थे कांग्रेस के अचोबिन देबिन सिंह, 41 साल के युवा, MBA पढ़े हुए, जिनकी जड़ें इसी जमीन से थीं और खासकर युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ थी। और दूसरी तरफ थे बीजेपी के मौजूदा विधायक KH इबोमचा, जिनका पूरा फोकस केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर पहुंचाने पर था, खासतौर पर जल जीवन मिशन, जो सीधे सीधे लोगों की पानी की समस्या का समाधान करने का वादा करती थी। तो ये मुकाबला था एक तरह से युवा जोश और स्थानीय अपील बनाम सत्ता का अनुभव और सरकारी योजनाओं की डिलीवरी का। अब विपक्ष यानी कांग्रेस और उसके सहयोगियों के गठबंधन की सामरिक स्थिति को समझते हैं। उनकी ताकत क्या थी? एक मजबूत और युवा स्थानीय नेता, एक एकजुट गठबंधन और दशकों पुराना जमीनी नेटवर्क। लेकिन उनकी कमजोरियां भी थीं। 2022 की हार का मनोवैज्ञानिक असर, बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक मशीनरी के सामने थोड़ी कमजोरी और पुराने नेताओं की वजह से वोटों के बंटने का खतरा। उनके लिए मौके क्या थे? किसानों की नाराजगी को आवाज देना, बढ़ते युवा वोटर्स को अपने साथ जोड़ना और स्थानीय पहचान के मुद्दों को भुनाना। पर खतरे भी कम नहीं थे। बीजेपी का विकास का नैरेटिव, राष्ट्रीय मुद्दों का स्थानीय मुद्दों पर हावी हो जाना और बीजेपी का बड़ा डिजिटल प्रचार तंत्र। देखिए, किसी भी विश्लेषण का असली मकसद सिर्फ हार के कारण ढूंढना नहीं होता, बल्कि भविष्य के लिए एक ठोस रास्ता तैयार करना होता है। तो इन सभी आंकड़ों, जमीनी हकीकत और इस सामरिक विश्लेषण के आधार पर वापसी का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? कैसे डेटा को एक ऐसे एक्शन प्लान में बदला जा सकता है जो जमीन पर असर दिखाए? यहाँ एक 4 स्तंभीय रणनीति का जिक्र है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत यानी 4 मुखी सिद्धांत कहा गया है। पहला स्तंभ है चुनावी रणनीति, मतलब जमीन पर उतरकर खासकर कृषि इलाकों में घर घर जाकर लोगों से सीधा मिलना। दूसरा है नरेटिव, यानी अपने अभियान को लोगों की बुनियादी सेवाओं और सरकार के अधूरे वादों के इर्द गिर्द बनाना।
तीसरा है संगठन, यानी सभी 45 बूथों पर रोजाना वोटर ट्रैकिंग करना और लोगों की शिकायतों को सुनकर उनका हल निकालने वाली टीमें बनाना। और चौथा स्तंभ है संसाधन, यानी आज के जमाने में सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप और रील्स और स्थानीय फंड का सही इस्तेमाल करना। और इस रणनीति को 90 दिनों की एक समय सीमा में बांटा गया है, जो बहुत वैज्ञानिक तरीके से काम करती है। पहले 30 दिनों में हार का ऑडिट करना, हर बूथ का विश्लेषण करना और एक जवाबी कहानी तैयार करना। अगले 30 दिनों में उस कहानी को लेकर घर घर जाना और डिजिटल कंटेंट की शुरुआत करना। उसके बाद के 20 दिनों में अपना घोषणा पत्र जारी करना, लोगों के साथ टाउन हॉल मीटिंग करना और सोशल मीडिया पर प्रचार को और तेज करना। और आखिरी 10 दिनों में सिर्फ एक काम पर फोकस करना, वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाना और चुनाव के दिन किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए तैयार रहना। ये एक बहुत ही अनुशासित और मेथोडोलिकल अप्रोच है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, चुनाव जीतना किसी भी राजनीतिक दल का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन ये मंजिल नहीं है, ये तो बस एक पड़ाव है। असली काम, असली परीक्षा तो चुनाव जीतने के बाद शुरू होती है। तो सवाल ये है कि शासन का असली मकसद क्या है? ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। सटीक राजनीति का लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि प्रभावी ढंग से शासन करने और काम करने के लिए जरूरी विश्वास का निर्माण करना है। चुनाव सिर्फ एक जरिया है, असली मकसद है शासन, मतलब गवर्नेंस। और अच्छा शासन विश्वास पर टिका होता है। ये विश्वास हर रोज लोगों की समस्याओं को सुनकर और उन्हें हल करके कमाया जाता है। इसी प्रक्रिया में लोगों के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है, जैसा कि भारत का DPDP फ्रेमवर्क हमें बताता है। आखिर में जनादेश को एक मिशन में बदलना ही असली परीक्षा है। चुनाव के दौरान पानी, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वादे किए गए थे, उन्हें लमलाई के लोगों के लिए जमीनी हकीकत में बदलना ही अंतिम चुनौती है। एक नेता या पार्टी की असली पहचान उसके वादों की लंबाई से नहीं होती, बल्कि उसके द्वारा पूरे किए गए कामों की सूची से होती है। अभियान की मेहनत के बाद वादों को पूरा करने की असली और उससे भी बड़ी मेहनत शुरू होती है। तो हम अपनी बात इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि अगर एक वोट से जनादेश तय हो सकता है, तो ये एक वोटर और एक नेता दोनों की जिम्मेदारी को कैसे बदल देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा एक वोट कितना ताकतवर है और चुने हुए प्रतिनिधि पर उस एक एक वोट का कितना बड़ा कर्ज होता है। लोकतंत्र की असली ताकत और उसकी खूबसूरती शायद इसी सवाल के जवाब में छिपी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे